हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय निर्वाचन प्रणाली में क्या दोष हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहला जो दोष है वो खर्चीली प्रणाली, यानी कि जो व्यवस्था है निर्वाचन का वो मैंने ज़्यादा उसमें धन लगता है। इसके बारे में एक योग्य एवं ईमानदार व्यक्ति माने धनाभाव के कारण चुनाव लड़ने में असमर्थ रहता है। ठीक है दोस्तों, काला धन का खुलकर माने काला धन जो है उसका खुलकर प्रयोग किया जाता है चुनाव में। चुनाव पर किए जाने वाले धन का उचित वर्णन नहीं दिया जाने से यह एक खर्चीली व्यवस्था है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है कि जब चुनाव होता है उस वक्त जो जितनी भी पार्टियां हैं वो माने चुनावी बॉन्ड के द्वारा माने जो भी है चुनावी चंदा के लिए मैंने बैंक में जाके लोग पैसा जमा करते हैं और जिस भी पार्टी को उन्हें पैसा देना होता है उसके नाम पे वह पैसा जमा कर देते हैं। तो इस व्यवस्था में दोस्तों बहुत सा पैसा आता है उनको, और इसमें जो भी पैसा आता है उसका वो प्रयोग करते हैं चुनाव में। फिर उसमें वो बहुत सारे तरीके लगाते हैं जीतने के लिए। फिर कभी कभी वो वोट खरीदते हैं उसी पैसे से। फिर वो जनता को माने आप ये जानते ही होंगे कि भारत में माने उनको शराब दिया जाता है, वोट देने के लिए पैसा दिया जाता है और इस तरह से माने वोट खरीद लिया जाता है। उसके बाद जनता का माने बाद में वो काम करते नहीं हैं जो जनप्रतिनिधि हैं। वैसे तो उनका काम है माने जनता का जब भी प्रतिनिधित्व करना है, यानी कि जनता का जो कार्य है उसको ने करवाना उनका कार्य है, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो चुनाव प्रक्रिया होता है उसमें अन्य चुनाव आयोग के पास एक निर्धारित रकम जमा करनी होती है जिसे चुनाव बॉन्ड बोलते हैं। और उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें यह होता है कि जैसे अगर आप जनरल में कैटेगरी से आते हो, अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हो तो दोस्तों आपको 25,000 रुपये जमा करने होंगे। उसके बाद ही आपको आगे का प्रोसेस होगा, टिकट मिलेगा। अगर आप निर्दलीय हो तो फिर आपको एक चुनाव चिन्ह देगा, और नहीं अगर निर्दलीय हो किसी पार्टी से हो तो उसी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जिसका पार्टी है उसमें फिर समझते ही होंगे आप, ज़्यादा पैसा लगता है, फिर पहुँच, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, प्रतिनिधित्व की दोषपूर्ण प्रणाली। और दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जितने भी मैंने लोकसभा या विधानसभा जो सदस्य होते हैं, विधानसभा का क्षेत्र जो होता है विधान, तो उसमें केवल एक ही सदस्य चुना जा सकता है। और खड़ा तो बने बहुत होते हैं, जैसे चुनाव में खड़े तो बहुत होते हैं, 10-12 खड़े हो गए, अगर 10 मान लीजिए खड़ा हो गए तो 9 लोग तो ऐसे ही हारेंगे और एक जीतेगा कोई। तो जो 9 लोग को जो वोट पड़ा था वो 9 लोग यानी कि इसको रिजेक्ट ही किए थे, तभी तो उन्होंने वोट दिया था उसको। तो इस तरह से दोस्तों इसका माने उन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है जो उसके अगेंस्ट में वोट दिए थे, जो अभी जीता वर्तमान में प्रतिनिधि। लेकिन दोस्तों, हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि वही जो जीता हुआ व्यक्ति है वही प्रतिनिधित्व करेगा जिन्होंने उसको वोट दिया था, और जिन्होंने वोट उसको नहीं दिया था उन सभी को। तो इसलिए ये हम अब ये बोल रहे हैं कि प्रतिनिधित्व की जो दोषपूर्ण व्यवस्था है ये बातें। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, शासकीय साधनों का दुरुपयोग। अब दोस्तों, शासन सत्ता अपनी शक्ति एवं अधिकारियों के कार्यों के द्वारा शासन सत्ता के पक्ष में जन समर्थ बनाने के लिए भूमिका बनाते हैं और विपक्ष को परेशान करते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे ये बात क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये जो शासकीय साधनों का दुरुपयोग कैसे होता है, जैसे किसी राज्य में अगर मैंने कोई सत्ताधारी दल है और अपने राज्य के अन्य जो दल हैं, विपक्षी दल हैं, या किसी दूसरे राज्य का भी विपक्षी दल जो चुनाव में लड़ने जाता है उस स्टेट में, तो उसको मैंने उसके नेता को प्रचार करने में बाधा उत्पन्न की जाती है। उसको कभी कभी न तो उसको मैंने उसका जो हेलीकॉप्टर उसको लैंड करने की व्यवस्था दी जाएगी, और बहुत सारे परेशानियाँ उसके सामने रखी जाती है ताकि वो मैंने अच्छा से कर ना सके कंडक्ट। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो करवाती है जो मैंने सत्ता में रहती है शासक। और दोस्तों, वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका भी प्रयोग करता है वो शासक, क्योंकि अगर अधिकारी की ये मजबूरी है, क्योंकि वो उसे करना है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो उसकी जॉब जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। फोर्थ जो है दोस्तों, चुनाव याचिका के निर्णय में विलम्ब। अब दोस्तों, जो चुनाव याचिका होती है, यानी कि अभी चुनाव याचिका क्या होता है, चुनाव याचिका हम उस समय डालते हैं अगर कोई भी हमको ये लगता है कि जो हमारा प्रतिनिधि है, ये या विपक्षी जो प्रतिनिधि को ऐसा महसूस होता है कि ये जो प्रतिनिधि जीता है हमारे क्षेत्र से, उसने गलत ढंग से चुनाव को जीत लिया है। जैसे कि अब गलत ढंग में क्या होगा, जैसे बूथ कैप्चरिंग कर लिया या किसी को पैसा दे के कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि उसने गलत ढंग से किया है, तो इस बात को आप चुनाव आयोग के पास रखोगे और चुनाव आयोग उस पर जांच करेगी। आप अगर उससे संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट में जाके आप वहाँ पे उनके जांच के लिए आपको जांच के लिए आप कहोगे, तो वो जांच होगी। और फिर आप अगर साबित कर देते हो कि ये चुनाव में धांधली हुई थी, तो उनका जो सीट है, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, यानी कि फिर से चुनाव वहाँ पे हो जाएगा। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, राजनीतिक चंदे में अपारदर्शिता। अब दोस्तों, जो राजनीतिक चंदा यानी कि जो भी दल को चंदा मिलता है व्यापारी वर्गों के द्वारा, भारतीय व्यापारी या विदेश का भी अगर कोई संस्था है वो अगर देता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले तो जो 2,00,000 से ऊपर के जितने भी रकम होते हैं उसका नाम लिस्ट होता है कि किसने कितना रुपया दिया। लेकिन दोस्तों, जो 2,000 रुपये से कम का जो किसी पार्टी को देता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है और सार्वजनिक किया भी नहीं जाता है, ताकि तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है दोस्तों कि जो छोटे छोटे ही 2,000 रुपया करके बहुत सारे पैसा चला जाता है पार्टी को, और उसका कोई हिसाब ही नहीं रहता है, और उन्हीं सब पैसों का वो लोग गलत तौर से उपयोग करते हैं। जैसे किसी को पैसा दे के वोट खरीदना हो या और सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो ये बातें हैं यहाँ पे। अब दोस्तों, इसमें भी ये है, जो सत्ता में चला जाता है, जो सत्ता पक्ष में, तो वो तो RBI से, अगर केंद्र स्तर पे है तो RBI से वो रिकॉर्ड मांग लेगा, और उसमें उसे पता चल जाएगा कि किसने क्या दिया है, कितना रुपया दिया है, किसको कितना दिया है, किस पार्टी को कितना रुपया मिला, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगा। लेकिन जो विपक्ष में रहता है उसको कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसको जो 2,000 रुपये से कम के रकम दिए थे वो किसने दिया था और कैसे दिया था, ये कुछ पता नहीं होता। इसलिए यहाँ पे चंदा में अपारदर्शिता को बताया गया है। छठा दोस्तों, मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई सत्ताधारी दल है और कुछ विपक्षी दल हैं, तो विपक्षी दल जो होते हैं वो
चाहेंगे कि सत्ताधारी दल का जो माने ज़्यादा वोट प्रतिशत है उसको ख़त्म करना। और उसमें उसमें व्यवस्था क्या करेंगे, उसमें ये करेंगे वो कि जैसे मतदाता की सूची में ही मतदाता के ही नाम काट देते हैं, और जो मैंने उनके पक्ष में वोट देने वाले मतदाता हैं उनका वो दूसरे भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा देते हैं और दोनों जगह से वोट दिलवा देते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो उन्हें परेशानियां हैं, मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी किया जाता है। और सातवां जो दोस्तों है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रति अविश्वास। अब दोस्तों ईवीएम को जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है उसमें अभी जो हमारे विपक्षी दल हैं वो लोग उन पे निशाना उठाते हैं, सवालिया निशान करते हैं, कहते हैं कि इससे मैंने टैंपरिंग किया जा सकता है, ये मैंने उसको छेड़छाड़ किया जा सकता है और किसी एक पार्टी को ही वोट मिल सकता है। और उन्होंने ये आरोप 2014 और 2019 के इलेक्शन में भी लगाया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ऐसा व्यवस्था हो सकता है। तो इससे इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है दोस्तों, इसका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे समाज में जो भी मतदाता हैं, अब सभी लोग तो उतना मने वो ज्ञानी नहीं है, सभी इतने बातें को समझते नहीं हैं कि बात क्या है, यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है या सच में ऐसी बातें हैं। तो इससे मतदाता के मैंने दिमाग पे जो असर पड़ेगा वो ये समझेंगे कि ये भी चीज़ मैंने अच्छा नहीं है। तो ये मैंने बुरा असर डालता है मैंने मतदाताओं के सोच पे। ये बातें हैं दोस्तों ईवीएम पे मैंने संदेह खड़ा करवा देते हैं ये लोग। आठवां राजनीतिक दल एवं राजनीतिज्ञों पर से उठता भरोसा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट में ये कहा गया है कि राजनीतिक दल एवं राजनीतिज्ञों पर से उठता भरोसा। और दोस्तों भरोसा उठ क्यों रहा है राजनीतिक दल से या राजनीतिज्ञों से या नेताओं से? तो इसके पीछे ये कारण है दोस्तों, जो मैंने राजनीतिक जो मैंने दल हैं या जो नेता हैं उनके जो भी वादे करते हैं उसे पूरी तरह से पूरा नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं दोस्तों तो उसे उस तरह से लटका के चलते हैं कि उसका मैंने जो लाभ है वो अगले इलेक्शन में भी मिल जाए और उस चीज़ों को वो बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन वो वैसे तो मैंने जिस तरह से वो वोट मांगे थे अपने, जैसे जो मैंने वो अपना एजेंडा पेश करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो उनको तो 5 साल में ख़त्म कर देना चाहिए वो चीज़, लेकिन वो करते नहीं हैं और ये व्यवस्था आगे बढ़ाते जाते हैं और बाद में कहते हैं कि ये मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और जनता वैसे ही अपना जनता वैसे भी खुश रहता है अपना, यही चलते रहता है दोस्तों। और नेता लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जनता भी समझदार बनेगी और जनता भी ये समझेगी कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि जो मैंने इसीलिए भरोसा उठ रहा है। अब ये राजनीतिक दल और जो राजनीतिक नेता हैं उनको अपने सोच में परिवर्तन करना होगा और जो वही वादा कर रहे हैं, चुनावी वादा जो है उनका घोषणा पत्र जो है उसे उस 5 साल के अंदर ही उन्हें पूरा करना होगा। इससे क्या होगा, इससे जनता पे एक अच्छा सा इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं ये जो कहता है वही करता है। अब उसके घोषणा पत्र में चाहे कुछ भी हो, अब जनता ने अगर वोट दिया है, जनता का समर्थन प्राप्त है, वो अपने अगर घोषणा पत्र से कार्य कर रहा है और उसे टाइम इंटरवल में पूरा कर रहा है तो दोस्तों इससे जनता पे या समाज में एक अच्छी इफ़ेक्ट पड़ता है और यहाँ पे भरोसा बढ़ेगा राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ें हैं जो भरोसा हटने का, इसके पीछे ये है कि जो नेता लोग हैं मैंने राजनीति में दोस्तों जो मैंने भ्रष्ट यानी कि जो दुराचारी लोग हैं, यानी कि क्या बोल सकते हो, जो मैंने बेईमान चोर ये लोग हैं उनको टिकट मिल जाता है और वो जाके जीत लेते हैं चुनाव और उसके बाद फिर वो और एक
और ही माने समाज पे कहर बढ़ पाते हैं ये लोग। तो दोस्तों उन लोगों को सज़ा मिलता नहीं है, तो अपराधीकरण बढ़ते जा रहा है पॉलिटिक्स का। इससे भी जनता का भरोसा और विश्वास घटता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। अगर जनता का भरोसा प्राप्त करना है तो इन चीज़ों को, पार्टियों को ध्यान देना होगा और चुनाव आयोग को भी ध्यान देना होगा, ताकि ये लोग का अन्य प्रतिनिधित्व काफ़ी कम कर दिया जाए, ताकि ये खड़ा ही ना हो सके। वैसे लोग को अगर नेता बनाएंगे तो क्या वो माने समाज को किस दिशा में ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ सोचना होगा। तो ये थोड़ी कमियां हैं और चुनाव आयोग माने काम कर रहा है उस पर, निर्वाचन आयोग जो भी है अपना, लेकिन धीरे धीरे होगा दोस्तों। तो हमें पॉजिटिव रहना है कि सब ठीक हो जाएगा। तो यही बातें हैं दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर और कुछ आपको देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो बनाया गया है, आप देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद।